जय हिंद दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में हाजिर हूँ। तो कल आपसे पूछे थे कि भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई। ए का 1 अप्रैल 1952, बी का 15 अगस्त 1947, सी का 15 अगस्त 1950 और डी का 25 जनवरी 1950। इसका सही आंसर है डी के, यानी कि 25 जनवरी 1950 का। इसका व्याख्या के बात कर लेते हैं तो निर्वाचन आयोग को, तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन हेतु जिम्मेदार है। इसका स्थापना के बात कर लेते हैं तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। अब 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतगणना दिवस भी मनाए जाते हैं। और इसका सचिवालय के बात कर लेते हैं तो जो नई दिल्ली में है। और इसका चुनाव जो करवाते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनाव करवाते हैं। हम बात कर लेते हैं राज्य में पंचायत और नगर पालिका के चुनाव के लिए ये नहीं होते हैं। इसके लिए संविधान में अलग से प्रावधान किया गया है। इसके लिए राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। आगे के बात कर लेते हैं तो संवैधानिक प्रावधान के तो भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में यह चुनावों से संबंधित और इस मामले के लिए एक आयोग की स्थापना करता है। आचार संहिता के बात कर लेते हैं तो आदर्श आचार संहिता एक आम सहमति वाला दस्तावेज है, यानी कि राजनीतिक दलों ने खुद ही चुनाव के दौरान अपने आचरण पर नियंत्रण रखने तथा और आचरण संहिता के दायरे में काम करने के लिए सहमति जताए हैं ये लोग। और यह निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत दिए गए अधिदेश के अनुरूप कार्य करने में सहायता करता है, जो कि संसद और राज्य विधानसभाओं के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव का पर्यवेक्षण करने तथा एवं उन्हें संचालित करने का शक्ति प्रदान करते हैं। और आगे के बात कर ले हैं तो आचार आदर्श संहिता चुनाव प्रक्रिया की घोषणा की तारीख से लेकर मतगणना के तारीख तक लागू रहते हैं। और संहिता के प्रभाव के रहने के दौरान देख लेते हैं तो सरकार किसी भी वित्तीय अनुदान की इस समय घोषणा नहीं कर सकती है। और सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम में कोई भी तथ्य नियुक्ति भी नहीं कर सकते हैं। अब आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा कौन सा चुनाव संचालित किए जाते हैं। ए का पंचायत और नगर पालिका चुनाव, बी का लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाएं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालय, और सी का स्थानीय सहकारी चुनाव, और डी का राज्य विधान परिषद का चुनाव। इसका सही आंसर है यानी कि बी का अभी ही बताए थे। इसका बात कर लें तो इसका स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 के। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतगणना दिवस मनाया जाता है। यह संवैधानिक है। इसका बात कर लेते हैं तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को ये चुनाव करते हैं। नगर पालिका और पंचायत से ये संबंधित नहीं है। इसके लिए अलग से संविधान में अलग राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। इसका भाग देख लेते हैं तो भाग 15 में ये इससे संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कुंभ मेला कब लगता है। ए का प्रति 5 वर्ष, बी प्रति 50 वर्ष, सी प्रति वर्ष, डी प्रति 12 वर्ष। इसका सही आंसर है डी, यानी कि प्रति 12 वर्ष। इसका व्याख्या के बात कर लेते हैं तो ये कुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार लगता है। 4 स्थानों पर लगता है। ये प्रयागराज यानी कि यमुना और गंगा के तट पर, हरिद्वार में भी लगता है, नासिक में और उज्जैन में भी लगता है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आवर्त सारणी में कैलिफोर्नियम की परमाणु संख्या क्या है। ए का 99, बी के 97, सी की 118 और डी के 98। इसका सही आंसर है डी का, यानी कि 98। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। कैलिफोर्नियम है जो कि इसका परमाणु संख्या 98 होता है। यह कुछ अस्थिर परमाणु रेडियो एक्टिव यानी कि पदार्थ है जो कि नाभिकीय
विकिरण उत्सर्जित ये करते हैं। आमतौर पर इनमें अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण इसमें होते हैं। इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा बनाने में किए जाते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग के भारत के बारे में देख लेते हैं तो इसका स्थापना 3 अगस्त 1954 को राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा यानी कि प्रधानमंत्री नेहरू जी के समय ये हुआ था। इसका आगे के बात कर लेते हैं तो इस आदेश के अनुसार परमाणु ऊर्जा से संबंधित भारत सरकार के सभी व्यवसाय तथा परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1948 के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यों को परमाणु ऊर्जा विभाग में संचालित करने का निर्देश दिया गया है। अब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र देख लेते हैं तो ये है महाराष्ट्र में एक बहुविषयक अनुसंधान केंद्र के रूप में ये कार्य करते हैं, यानी कि परमाणु विज्ञान, इंजीनियरिंग और संबंधित क्षेत्रों की पूरी श्रृंखला यानी कि उन्नत अनुसंधान एवं विकास के लिए व्यापक बुनियादी ढांचों को ये सुधारते हैं, इसमें संशोधन करते हैं। ये भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम के लिए भी प्राथमिक अनुसंधान में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लखपति दीदी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए का 35,000 महिलाओं को लखपति बनाना, अब बी के कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए, सी के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, और डी के बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। इसका सही आंसर है यानी कि ए 35,000 महिलाओं को लखपति बनाना। इसका व्याख्या के बात कर लेते हैं तो लखपति योजना का शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा किया गया था वर्ष 2023 में। इस योजना का लक्ष्य है जिले के प्रत्येक जिले में 35,000 महिलाओं को लखपति बनाना। लखपति दीदी स्वयं सहायता समूह की वह सदस्य होती है जिनसे सफलतापूर्वक 1 लाख रुपया उससे अधिक की वार्षिक घरेलू आय प्राप्त करना होता है। यह कम से कम 4 कृषि मौसम या व्यवसाय चक्र तक बनी रहती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि औसत मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक हो। आगे के बात कर लेते हैं तो इस योजना के शुरुआत हुआ था जो कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा हुआ था। इसका आगे के बात कर लेते हैं तो जीविका गतिविधियों को अपनाने के लिए सरकार के द्वारा प्रोत्साहन और महिला शक्तिकरण के लिए ये किया गया है। इसका उद्देश्य देख लेते हैं तो न केवल महिलाओं की आय में सुधार करना यानी कि उन्हें सशक्त बनाना, बल्कि स्थायी जीविका प्रथाओं के माध्यम से उनका जीवन में बदलाव करना। ये महिलाएं अपने समुदाय में आदर्श रूप से कार्य करती है और प्रभावी संसाधन प्रबंधन एवं उद्यमशीलता की शक्ति का प्रदर्शन भी करती है। इसका उपलब्धि देख लेते हैं तो 2023 तक 1 करोड़ महिलाओं को पहले ही लखपति बना दिया गया है। अब सरकार का लक्ष्य है कि यानी कि बदलने वाली 9 करोड़ महिलाओं के साथ 83 लाख स्वयं सहायता समूह की सफलताओं को मान्यता देते हुए लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ा के 3 करोड़ सरकार का लक्ष्य रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस पारंपरिक भारतीय खेल को आधुनिक शतरंज का अग्रदूत कहा जाता है? ए का खो खो, बी के मल्लखम्ब, सी के कबड्डी और डी के चतुरंग। इसका सही आंसर है डी के यानी कि चतुरंग। इसका व्याख्या देख लेते हैं तो चतुरंग एक पुराना भारतीय 2 खिलाड़ियों वाला बोर्ड गेम है जिसका आविष्कार यानी कि 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। यह माना जाता है कि यह शतरंज के खेल का सबसे पुराना पूर्ववर्ती रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस पहल का उद्देश्य किशोरियों को मादक पदार्थों की लत से दूर रखना है? ए का नमक लोटा अभियान, बी का चक्रव्यूह द एस्केप रूम, सी के सखी परियोजना, डी के हृदय परिवर्तन अभियान। इसका सही आंसर है यानी कि बी चक्रव्यूह द एस्केप रूम। यह हरियाणा सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसका बात कर लेते हैं तो यह हरियाणा सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यानी कि युवाओं को मादक पदार्थ से दूर रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम यानी कि NDPS 1985 के तहत बार बार गंभीर अपराध करने पर अधिकतम सजा क्या है? ए का मृत्युदंड, बी का 10 वर्ष का कारावास, सी का 5 वर्ष का कारावास और डी के आजीवन कारावास। इसका सही आंसर है यानी कि ए यानी कि मृत्युदंड। जो बार बार करते हैं उनको मृत्युदंड दिया जाता है। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। NDPS एक्ट 1985 के धारा के अनुसार देख लेते हैं तो वर्ष 1986 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का भी गठन किया गया था। इसका यह अधिनियम मादक औषधि और मनोदेहिक पदार्थों से संबंधित निर्माण और परिवहन और खपत जैसे कार्यों को नियंत्रित करते हैं। अधिनियम के तहत देखा जाए तो ये अवैध गतिविधियों, वित्त पोषण जैसे कि गंभीर भांग की खेती, मादक औषधि का निर्माण या उनसे जुड़ी व्यक्तियों को शरण देना एक अपराध की श्रेणी में आता है। अगर इससे जुड़े कोई व्यक्ति हैं तो 10 से 20 वर्ष का कठोर सजा, कम से कम यानी कि 1 लाख रुपया का जुर्माना लग सकता है। आगे के बात कर लेते हैं तो यह नशीले पदार्थों को, मनोदेहिक पदार्थों को अवैध व्यापार से अर्जित या उपयोग की गई संपत्ति को सरकार नीलामी या जब्त कर सकती है। स्वाप औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम यानी कि NDPS एक्ट 1985 के धारा 31 में देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति बार बार अपराध करता है इसी से जुड़ी तो उनको मृत्युदंड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के 7 घटकों में से एक नहीं है? ए का राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, बी के राष्ट्रीय साइबर अपराध अनुसंधान और नवाचार केंद्र, सी के राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई, डी के राष्ट्रीय साइबर अपराध कानूनी सलाहकार समिति। इसका सही आंसर है यानी कि राष्ट्रीय साइबर अपराध कानूनी सलाहकार, इसका भी गठन नहीं किया गया है। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। ये भारत सरकार द्वारा गठन किया गया है। यह सभी प्रकार के साइबर अपराध जो ऑनलाइन करते हैं जिससे जुड़ी हुई है। I4C का गठन की गई है। इसका गठन किया गया था अक्टूबर 2018 में किया गया था। इसका 7 घटक है। पहला देख लेते हैं तो राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई, दूसरा देख लेते हैं तो राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्ट पोर्टल, तीसरा देख लेते हैं तो राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र, और चौथा देख लेते हैं तो साइबर अपराध पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन इकाई, और पाँचवा देख लेते हैं तो राष्ट्रीय साइबर अपराध अनुसंधान एवं नवाचार केंद्र, और छठा देख लेते हैं तो राष्ट्रीय साइबर अपराध फॉरेंसिक प्रयोगशाला परिस्थिति तंत्र, और सातवां संयुक्त साइबर अपराध जांच दल के लिए मंच प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बुलडोजर न्याय शब्द का तात्पर्य किससे है? ए का पर्यावरण संरक्षण का एक नया रूप, बी के संदिग्ध अपराधियों की संपत्ति को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का उपयोग करना, सी के अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए कानूनी प्रक्रिया, डी के अवैध रूप से निर्मित संपत्तियों को पुनर्निर्माण। इसका सही आंसर है यानी कि बी, संदिग्ध अपराधियों की संपत्ति को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का उपयोग। ज़्यादातर ये यूपी में कर रहे हैं बाबा योगी। इसका व्याख्या कर लेते हैं तो हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पे तीखी बहस हुई है। बुलडोजर न्याय के तात्पर्य देख लेते तो आपराधिक गतिविधि या दंगों में संलिप्त के संदिग्ध व्यक्तियों की संपत्ति पर बुलडोजर का उपयोग करके ध्वस्त करने की प्रथा से संबंधित है। इसका अक्सर देखा जाए तो उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ही ये किए जाते हैं। अब बुलडोजर न्याय पद्धति सुदामा सिंह एवं अन्य बनाम दिल्ली सरकार के द्वारा ये सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर किया गया था। इसी में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन है,
जॉन मार्शल द्वारा सांची स्फूर्त का जीर्णोद्धार किस दशक में पूरा हुआ? ए का 1920 के दशक, बी का 1900 के दशक, सी का 1910 के दशक और डी का 1890 के दशक। इसका सही आंसर है सी का 1910 के दशक का। इसका देख लेते हैं तो व्याख्या 1910 के दशक में जॉन मार्शल के द्वारा सांची का स्फूर्त का जीर्णोद्धार पूरा किया गया था। अब आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। सांची स्फूर्त के प्रथम औपचारिक सर्वेक्षण एवं उत्खनन का नेतृत्व किसने किया था? ए के अलेक्जेंडर कनिंघम, बी के जॉन मार्शल, सी के हेनरी टेलर और डी के सिकंदर बेगम। इसका सही आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। जय हिंद दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर।